उस वक्त मेरा नया नया एक ब्रेकअप हुआ था। अरे वाह। तो टूटे हुए तार से संगीत निकलता है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत ही बुरा थॉट था कि अगर किसी आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया, ठीक है, तो उसकी बॉडी किसे छुपाएगा। तो उस वक्त वो भड़क गई कि ये कैसा सीन हुआ कि पहले सीन में ही हीरो आके किसी को गोली मारता है और बोलता है मैंने नहीं मारा, और फिर बाद में गोली जो है उसमें से चली नहीं होती और बॉडी में कोई और गोली होती है। ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो शी गॉट वेरी एंग्री, बोली निकल जाओ ऑफिस से। मैं बोला मैम एक बात है, सुन लीजिए फिर से, शायद आपको समझानी होगा। और एकता कपूर को कोई ऐसा बोल नहीं सकता। हम लोग रिसर्च करने के लिए दिल्ली गए थे, मैं और जीशान भाई। हम लोग मेरठ में और दिल्ली में कम से कम 3 से 6 महीना रहे थे। सो एक रियल कहानी के आधारित के ऊपर थोड़ी सी ली हुई कहानी थी। इनके ही दोस्त थे, लेकिन जो क्रिमिनल थे, जीशान भाई भी आधे क्रिमिनल है। मैं अभी तुमको क्या आप ऑन कैमरा बोल रहे हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, वो मुझे फोन करके थ्रेटन ही करेंगे ना। तो ईशान भाई बहुत क्रिमिनल को जानते हैं, ठीक है, बट उसको मेरे टाइम एक चीज इतनी पसंद आई कि उसने अनुराग सर को कॉल किया कि भाई देखो ईशान ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, देख लो। अनुराग सर आएंगे, हमने फिल्म देखी और हम सब वहाँ पहुँचे। हम तो बड़ा एक्साइटेड, यार पहली पिक्चर है, अनुराग सर आए, देखी उन्होंने। रात में 2 बजे आए थे, 3 घंटे की फर्स्ट कट थी, 5 बजे खत्म हुई। तो जिब्रान मिरानी सर कैसे हैं? बढ़िया, बहुत जबरदस्त। पहले तो आप अपने नाम का लॉजिक बताइए, क्योंकि जब वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग, जैसे इंस्टा पे देखते हैं तो वो अलग सा दिखता है, और जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो अलग है। ऐसा क्यों? स्पेलिंग में इतना दिक्कत क्यों रखा है? बेसिकली इसलिए मुझे कहानी है। अच्छा। मेरा नाम अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो गिब्रान होगा। गिब्रान होगा, हाँ। बट मुझे मेरे डैड ने नाम दिया है जिब्रान। हाँ। वो इसीलिए क्योंकि एक राइटर ही थे, खलील जिब्रान करके। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, द प्रॉफिट करके। सो मेरे फादर वाज वेरी बिग फैन ऑफ हिज राइटिंग। सो उन्होंने बोला चलो इसका नाम जिब्रान के नाम से रखते हैं, जो एक खलील जिब्रान एक राइटर के। उनको नहीं पता था कि लड़का बड़ा होके राइटर ही बन जाएगा। सो नाम से काफ़ी फर्क पड़ता है। सो अगर किसी का नाम जिब्रान है वो राइटर ही बन सकता है, किसी का नाम अगर मुजरिम हो तो मुजरिम बन जाए, पता नहीं। सर आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपके पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, और आप डेंटिस्ट कैसे बने? सो बैकग्राउंड तो यही, मैं पैदा बॉम्बे में ही हुआ हूँ, कहीं ना कहीं। मुंबई वर्सोवा या नहीं, मैं यहाँ पे अंधेरी ईस्ट मरोल करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। मेरा कुछ कनेक्शन है इस फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है कहीं ना कहीं से। मेरे फादर जो है उन्होंने फिल्में बनाई हैं 90s में, उनका नाम शकील नूरानी है। उन्होंने जोरू का गुलाम करके एक फिल्म बनाई थी गोविंदा की। डायरेक्टर है आपके पिता? जी। सो गोविंदा, ट्विंकल खन्ना, ऐसा करके। एंड उन्होंने बड़े दिल वाला, श्रीमान आशिक, विष्णु देवा, 4 फिल्में बनाई हैं। तो काफ़ी 90s में अच्छा उनका काम चला है। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था ऑलवेज टू बिकम अ डायरेक्टर लाइक हिम। एंड बट माय फादर ऑलवेज थॉट कि ये अच्छा पढ़ने लिखने में है। मतलब हमारे फैमिली में जितने भी बच्चे थे उनमें से एक ही मैं पढ़ा लिखा बच्चा था, क्योंकि वह एक ही पढ़ता था, बाकी सब टप्पे खाते हुए पास हुए थे। सो मेरे फादर चाहते थे कि आई वुड डू और आई वुड स्टडी समथिंग, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन डेंटिस्ट्री। बट मेरे डैड को मैंने बोला कि मुझे डायरेक्शन करना है। उन्होंने बोला पहले एक डिग्री ले ले यहाँ पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री का कुछ भरोसा नहीं होता, लेकिन आज आप आसमान पे, कल आप जमीन में है, तो यू नेवर नो। सो इसीलिए मैंने डेंटिस्ट्री की। एंड 5 साल मैं कर्नाटका में था, बीजापुर करके अलमीन डेंटल कॉलेज, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की 5 साल। तो वहाँ पे मेरा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बम्बई में आप रहते हो तो आप एक शेल में रहते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। हाँ। इसीलिए अनुराग सर भी कहते हैं कि यहाँ पे अंधेरी से बैंड्रा के बीच में ही फिल्में बन जाती है। हाँ। और उनको लगता है कि बाहर की दुनिया है ही नहीं, ये अंधेरी से बैंड्रा के बीच में है। सो कहीं ना कहीं आई फील मैं भी उसी शेल में था। और जब मैं पढ़ाई करने 5 साल बाहर गया तब मुझे समझ में आया कि भाई दुनिया बाहर की भी अलग होती है, क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी अलग अलग, एक मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हो तो अलग अलग दुनिया से अलग अलग लोग आते हैं।
कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता, सब जगह से। सो काफ़ी मेरे दोस्त यहाँ आके बने, हमने काफ़ी जो है उनके घर गए और फिर ट्रैवलिंग किया इधर से उधर, काफ़ी एक इंडिविजुअलिटी मिली। तब जाके थोड़ा और माइंड खुला, कहानियाँ देखी, फिल्में देखी, बहुत सारी वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में देखी वहाँ पे। एंड जो वहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि राइटिंग अपने पास है एक टैलेंट। बिकॉज सर हल्का सा यहाँ पे टोकूंगा, हाँ, जो वर्ल्ड सिनेमा शब्द है, ये जब आप अनुराग कश्यप जी का इंटरव्यू देखते हैं तो वही बात करते हैं, जिशान भाई का इंटरव्यू देखते हैं तो वही बात करते हैं, और बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन हम छोटे शहर वाले, छोटे शहर के लोग, हमें वर्ल्ड सिनेमा समझ में आता है कि वर्ल्ड सिनेमा का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा ये अगर आप डिफाइन कर दें कि वर्ल्ड सिनेमा क्या होता है, क्योंकि जिसका भी इंटरव्यू देखो वो कहता है कि जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं वर्ल्ड सिनेमा देखने लग गया। लेकिन आप जो छोटे शहर के बच्चे से पूछोगे तो उसने तो सिर्फ यही देखा है, शाहरुख खान का DDLJ या अमिताभ बच्चन साहब की दीवार, तो उसको ये वर्ल्ड सिनेमा समझ नहीं आता। मैं कोई चीज़ बताऊं, बट मैंने वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर किया। वर्ल्ड सिनेमा का अगर मतलब मैं आपको बताऊं इन अ नटशेल, वो ये फिल्में जो अंग्रेजी नहीं होती, जो हिंदी नहीं होती, ठीक है ना, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है, फ्रेंच होती है, इटालियन होती है, ईरानियन होती है, ये सारी जो अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेजेस की जो फिल्म है, इनको वर्ल्ड सिनेमा, कोरियन होती है, तो ये सारी फिल्में जो है इनको वर्ल्ड सिनेमा कहते हैं। मतलब अलग अलग देशों की जो फिल्में होती हैं जिसको हम देखते हैं उसको हम वर्ल्ड सिनेमा कहते हैं। करेक्ट, ठीक। जो इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश फिल्में तो हॉलीवुड होगी, हाँ, हिंदी फिल्में बॉलीवुड होगी, हाँ, इसको छोड़ के अगर कोई फिल्में हैं तो वर्ल्ड सिनेमा में कहलाती है, ठीक है। और हर एक वर्ल्ड सिनेमा का सिनेमा यानी कि फिल्में अलग होती है। कोरियन सिनेमा जो रहता है वो ज़्यादा फोकस करता है एक हॉरर में या एक कहानी जो उसकी फास्ट पेस रहती है। इटालियन सिनेमा या यूरोपियन सिनेमा जिसको हम कहते हैं बहुत स्लो पेस्ड होता है, वो कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो पेंटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बोर हो जाते हैं, हम उसमें सो जाते हैं। मैं सो गया था। एक फिल्म है अमोर करके, फ्रेंच फिल्म है जो कांस जीती थी 2013 या 12 में। इट्स अबाउट एक दो बूढ़े हैं, एक ही कमरे में मर रहे हैं, ठीक है, और कैमरा चार्ज हो रहा है, वो बाहर देख रहा है, 10 मिनट निकल गए उसमें। मैं और जीशान में सो गए थिएटर में, ठीक है ना। अच्छा। हम उसकी स्क्रीनिंग पे गए थे, हम सो गए थिएटर में। तो वो सिनेमा शायद हमको समझ में ना आए, बट और भी सिनेमा है, जैसे कि ईरानियन सिनेमा है जो स्लो है बट कुछ उसमें मतलब होती है, उसकी कहानी बहुत स्ट्रांग होती है। सो ऐसे करके वर्ल्ड सिनेमा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, छोटे शहर में ही मैंने वर्ल्ड सिनेमा डिस्कवर किया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप बम्बई में क्या होता है, जैसे मैंने बोला शेल में रहते हो, उस वक्त हमारे दिमाग में ये चल रहा है हॉलीवुड की कितनी अच्छी फिल्में हैं, ठीक है ना, बॉलीवुड में कितना अच्छा बना रहे हैं सिनेमा लोग, तो हम यशराज में मतलब स्विट्जरलैंड देख लिया, हम उसके बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर निकले, वहाँ पे मैंने VCDs और DVDs का ज़माना होता था, तो देखी कि यार ये कौन सी फिल्म है कोरियन। हम तो पहले समझे कि शायद गंदी फिल्में हैं, बट देखा एडल्ट फिल्म है, बट देखा यार ये तो अच्छी फिल्म है। वहाँ से देखना शुरू किया। ऑब्वियसली व्हेन आई स्टडीड, आई केम बैक, तब अनुराग सर और कश्यप कैम्प या जीशान कादरी, इन लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सीधा एक हार्ड डिस्क थमा दिया जिसमें वर्ल्ड की सारी फिल्में, ऑलमोस्ट सारी फिल्में थी उस वक्त की, सारी अच्छी फिल्में एक हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। वो हार्ड डिस्क अभी भी मेरे पास है। ये कलेक्टिंग होगा, मतलब उन्होंने कलेक्शन है। सो सबके पास होता था वो टाइम पे, सारे ही पैशनेट थे, और सब उतने टाइम में नेटफ्लिक्स अमेजोन आया नहीं था, तो सब एक दूसरे से पूछते भाई ये फिल्म है क्या, ये फिल्म देखी क्या, अरे यार वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। जैसे एक फिल्म है 3 कलर्स, यार रेड क्या फिल्म है, उसमें 3 पार्ट है, तो रेड क्या फिल्म है, ये क्या फिल्म है। सो हम भी बोलते थे यार हमको ज़रा एक फिल्म दे दो, तो वो हार्ड डिस्क एक बार जीशान भाई ने मेरे को थमा दी। आज भी मेरे पास वो है, कुछ 400 GB की फिल्में हैं उसमें, एंड अभी तक मेरे से पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, समझिए इतनी फिल्में हैं उसमें। बट जो वहाँ से एक लर्निंग मिली, ये फिल्म एक अपने आप में लर्निंग है। मैंने कोई राइटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, ठीक है, मेरे को लर्निंग फिल्में देख के ही हुई है, लोगों के साथ काम करके हुई है, एंड आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से हुई है। सो या वर्ल्ड सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो खासकर ये लॉकडाउन में लोगों ने इतना वर्ल्ड सिनेमा देख लिया, स्क्विड गेम्स, मनी हाइस्ट, ये दोनों भी अपनी ना इंग्लिश लैंग्वेज में ना हिंदी लैंग्वेज में है। सो अब तो लोगों ने फुल एक्सप्लोर कर दिया। अभी मेरे एक फ्रेंड है जो क्या बोलते हैं, रांची के पास रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है हजारीबाग, ठीक है। मैंने वेंट देयर, उसने मेरे को हार्ड डिस्क लगा के फिल्में ऐसी ऐसी दिखाई है वर्ल्ड सिनेमा की, अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि अब जो है सिनेमा का वो जो लेयर है वो ख़त्म हो चुका है, अब लोग जो है सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में देखिए, और मैं कुछ रिकमेंडेशंस भी कर सकता हूँ, वो फिल्में देखिए, बहुत ज़बरदस्त समझदार फिल्म है। इंसिंडीज करके एक फिल्म है,
इंसेंडीज बहुत ही कमाल की फिल्म है। चंकिंग एक्सप्रेस करके कोरियन फिल्म है, वो देखिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है ऐसी। अपनी राइटिंग की जर्नी को बताइए कि कैसे आपका राइटिंग में आना हुआ। और दूसरा इसी में एक चीज़ और इंक्लूड करूंगा कि आपके पिताजी क्योंकि गोविंदा के साथ फिल्म बना चुके थे, ट्विंकल खन्ना जी के साथ बना चुके थे, तो क्या कभी उनका भी हेल्प मिला या उनके रेफरेंसेस आपके काम आए? ये काम आते हैं क्या इंडस्ट्री में किसी का होने से? करेक्ट। अभी मैं इसका एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं डेंटिस्ट्री करके आया 2009 में, When I went to my father and I told him कि I want to do direction, उन्होंने बोला कि अभी तूने डिग्री ले ली है तो थोड़ा काम भी कर ले। क्लिनिक खोल ले। क्लिनिक तो खोला नहीं, उस वक्त काम कर रहा था इधर उधर। और डेंटिस्ट्री में तभी भी और अभी भी थोड़ा उतना पैसा नहीं होता है जितना हम सोचते हैं कि हाँ चलो 10 लाख रुपए पर महीना कमा रहा है बंदा। अच्छा, तो आप आगे डॉक्टर लिखते हो नहीं लिखते? हाँ लिखते ना, बट मैं राइटिंग के उसमें नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं आपको उसी चीज़ के लिए बता रहा था कि मैं जब भी कोई ऑफिस में जाता हूँ, जब मीटिंग्स होती है, तो आई डोंट टेल देम कि मैं डॉक्टर हूँ पहले, बिकॉज उनको लगता है शायद टाइम पास कर रहा है, ये यहाँ पे सीरियस नहीं है। बट आई वांट टू टेल देम कि मैं कहानी के बारे में सीरियस हूँ, मैं मेरे काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो पहले मैं नहीं बताता, बट इवेंचुअली उनको पता चल जाता है और बाद में वो पेशेंस ही बन जाता है, तो अपने आप में दूसरा धंधा चल जाता है। सो 2009 में व्हेन आई केम बैक आई वांटेड टू डू एंड डैड से काम करो पहले। तो मैंने बोला यार ठीक है, अपना डेंटिस्ट्री तो कर ही रहा था, मेरी आदत थी कि कहानी मेरे दिमाग में मैं लिखना शुरू करता था, चाहे वो लैपटॉप पे हो चाहे वो पेज पे हो। तो कभी कभी क्लास में ही बैठता था जब वहाँ पे डेंटिस्ट्री सीख रहा हूँ, तो पीछे वाले पेज पे अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर देता था। तो आगे नोट्स डेंटिस्ट्री के होते थे, पीछे नोट्स होते थे राइटिंग के। हाँ, पहले कहानी के नोट्स होते थे कि कहानियाँ लिखी जा रही है पीछे। सो व्हेन आई केम बैक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार कुछ काम नहीं मिल रहा है। डैड से हेल्प मांगा, बट डैड ने बोला कि अभी तू पहले अपना काम कर ले। प्लस डैडी का खुद का एक प्रॉब्लम हो गया था संजय दत्त के साथ में, और उनका केस चल रहा था संजय दत्त के अगेंस्ट। सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही थी हमारे भी पर्सनली। तो हमने थोड़ा क्या किया, खुद का एक स्क्रिप्ट लिखा। उस वक्त 2009-10 के टाइम पे कोई फाइनल ड्राफ्ट पे इंडिया में नहीं लिखता था, मतलब हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम राइटर्स थे जो फाइनल ड्राफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर है उस पर लिखते थे। मैंने सीखा नहीं राइटिंग, बट मैंने फाइनल ड्राफ्ट के बारे में उस टाइम पे पढ़ा। उस टाइम में ब्रिटिश लाइब्रेरी यहाँ पे होती थी बॉम्बे में, वहाँ जाके पढ़ता था, चीज़ों के बारे में जानता था, स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, ये क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, लोगों की स्क्रिप्ट्स होती थी। क्विंटन टैरेंटिनो मेरे बहुत बड़े आइकन आइडल है, क्रिस्टोफर नोलन तो थे ही, और बहुत सारे ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स थे, स्टीवन स्पीलबर्ग। तो इन लोगों को फॉलो करते उनकी जो है स्क्रिप्ट्स में पकड़ने लगा, वो स्क्रिप्ट्स पढ़ने लगा और मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट लिख डाली। उस वक्त मेरा नया एक ब्रेकअप हुआ था। अरे वाह। तो टूटे हुए तार से संगीत निकलता है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत ही बुरा थॉट था कि अगर किसी आदमी ने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया, ठीक है, तो उसकी बॉडी किसे छुपाएगा, ठीक है। ये थॉट से एक कहानी जनरेट हुई और वो कहानी मैंने लिख दी, ठीक है। And then I went to my father and I gave him the script कि आप एक बार पढ़ के देखिए क्या है, ठीक है। I went to the clinic जहाँ पे मैं काम करता था। 2 घंटे बाद उनका कॉल आया कि अभी घर आ जाओ। मैं घर आया, उन्होंने बोला कि ये कौन सी इंग्लिश फिल्म की कॉपी है, बिकॉज ऑब्वियसली थॉट तो वही आता ना कि कहीं से छपा है उसने। तो मैंने बोला नहीं कोई इंग्लिश फिल्म की नहीं, ओरिजिनल है, मेरे दिमाग से ओरिजिनल है। बोले बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तेरे को थोड़ा हेल्प करता हूँ। बट मैंने उनको मना किया। मैंने उनको बोला कि ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नेपोटिज्म चल रहा है कि जहाँ पे फ़ोन करोगे हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसा होता भी नहीं है, वरना उदय चोपड़े आज बहुत बड़े स्टार होते हैं। तो मैंने बोला पहले मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए, पहले मुझे खुद की चप्पल घिसने दीजिए। एंड डैड ऑल्सो वॉज लाइक कि हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था 70s में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड करके एक फिल्म आई थी स्टीवन स्पीलबर्ग की, उसमें वो इंडिया एडिशन में उनके असिस्टेंट थे, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने बोला नहीं, मुझे भी इतना आसानी से नहीं चाहिए, मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल करने दो, मुझे भी जानने दो कि कैसे लोगों के पास पहुँच सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग, बिकॉज उसके बाद मैं सुबह में क्लिनिक के लिए निकलता था, काम करता था। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर देवीना करके, वो एक्ट्रेस भी है एंड शी इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो। हम दोनों बाइक पे बैठ के निकलते थे, आराम नगर का चक्कर काटते थे, फिर बैंड्रा का चक्कर काटते थे, हर ऑफिस में घुसते थे। सर राइटर चाहिए क्या? अरे वाह। नहीं चाहिए। सर कुछ खाने मिलेगा क्या? क्योंकि हमारे पास में उस वक्त उतने पैसे भी नहीं होते थे, पॉकेट मनी जो मिलती थी काम से जो मिल गया वो मिल गया, बट उतने पैसे नहीं होते थे। तो हर वक्त ऑफिस में घुसे, सर कुछ खाना है क्या सर? सो इतना मतलब रैंडमली किसी भी रैंडम ऑफिस में घुस के। अच्छा। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए कि कोई काम आ जाएगा, नहीं,
हर रैंडम ऑफिस में। तो मैंने इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों का चेहरा देखा हूँ, आज वो लोग मिलते तो सारे दोस्त बन गए, बट वो टाइम पे तो भगा दिया था उन्होंने। फाइनली 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर का 1 रिलीज हुई थी। हाँ 1 रिलीज हुई थी, और उसका Q&A था। मैं वहाँ पहुँचा, अनुराग सर से मिला, एंड अनुराग सर ने मुझे बाद में लेटर बताया, उस वक्त मैंने उनको बताया नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ या मेरे फादर कौन है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि 1997 में वो ऐसे ऑफिस में घूमते थे, 95 में सॉरी, ऐसे ऑफिस में घूमते थे, एक ही जगह उनको खाना मिलता था बिना कुछ पूछे, वो मेरे डैड के ऑफिस में था। ठीक है, वो उन्होंने मुझे बाद में बताया, और मेरे को बाद में बोले भी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू उनका बेटा है। सर मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे उस बेसिस पे जज करो। एनीवेज Q&A सेशन में पहुंचे, वहाँ पे अनुराग सर से मुलाकात हुई। मैंने बोला सर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, उन्होंने मुझे जीशान भाई से मिलाया। जीशान भाई से मैं अगले दिन मिला, जीशान भाई को मैंने जाके मेरी स्क्रिप्ट दी जो मैंने लिखी हुई थी। मतलब तो जीशान भाई से मिलाने में हाँ, अनुराग सर का हाथ है। अनुराग सर का हाथ था डेफिनेटली। सो आई मेट हिम, जीशान भाई को, और तब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि हम लोग कुछ 8 महीने से 10 महीने हर दिन ये चप्पल घिस के सब जगह जाते थे सुबह में, और मैं 6 जगह काम करता था डेंटिस्ट्री का। कहीं से मेरे को 100 रुपये मिलते थे, कहीं से 50 रुपये मिलते थे, और ये हम उसमें खर्चा कर देते थे कि चलो पेट्रोल लग जाएगा तो एटलीस्ट ऑफिस खा लेते, रास्ते में कुछ खा लेते। तो ऐसे 8-10 महीने निकल गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं जीशान भाई के पास गया, मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, मैंने बोला आप पढ़ लीजिए, तभी तो बाइंडिंग वाली होती थी। एंड मैंने बोला अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, वरना कोई ठेले पे दे दीजिए सर, वो कुरमुरे बनाने काम आ जाएगी, बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड नाउ। एंड ही फाउंड दैट, आई थिंक वो लाइन उनको थोड़ी सी हिट कर गई कि यार ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। उन्होंने जाके पढ़ी वो स्क्रिप्ट, एंड उनका 3-4 दिन बाद कॉल आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उनका 3-4 दिन बाद कॉल आया, बोले मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, एंड क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। तो उनका भी बहुत बड़प्पन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर आ चुकी थी, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि तू मेरा असिस्टेंट बन, तो ये तू मेरे साथ इंटर्न बन, उन्होंने बोले साथ में काम कर। सो आई थिंक उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत इंडस्ट्री में 2-4 लोग हैं जिन लोगों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिनको मैं कभी ना नहीं कह सकता हूँ। उसमें से एक मेरे बड़े भाई जीशान कादरी हैं, जिनको मैं मानता हूँ उस तरह से, एंड उन्होंने वहाँ से जो हेल्प किया, एंड उसके बाद से जो राइटिंग हमने शुरू की, फिर एक अलग जर्नी बनी, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। नहीं बहुत बढ़िया। बिच्छू का खेल आया था जी, मेरे ख्याल से ऑल्ट बालाजी पे जी जी, और बहुत फिल्म चीजें हुई। हाँ। वरुण सोबती उसमें एक्टर हैं। नहीं, वरुण सोबती हलाहल में है, बिच्छू का खेल में दिव्येंदु। हाँ दिव्येंदु, हाँ। तो ये बिच्छू का खेल जो आप एज ए राइटर होंगे इसमें, जी जी, तो ये कैसे बना सहयोग? सो बिच्छू का खेल, अभी मैंने परसों एक अनुराग सर का इंटरव्यू देखा था कांस में, उन्होंने कहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इज माय बेन, मेरा कर्ज है। या मुझे लगता है बिच्छू का खेल मेरा कर्ज है, बिकॉज वो शो आया, एंड उस शो में जितनी मेहनत हुई थी, मतलब खून के आंसू रोया हूँ मैं, खून के आंसू में से पूरी टीम रोई होगी, इतना मेहनत हुई थी इस शो पे, उतना हम लोग सताए गए थे, ठीक है, कि उसको लिखते वो बनते इतना हमारा मेहनत लग गया था कि आज जब उसका सीजन 2 की बात होती है, मैं बोलता हूँ वो एक शो में नहीं करूँगा लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा क्या कर दिया आपने? सो बेसिकली क्या हुआ था, आई टेल यू। बिच्छू का खेल जब मेरे को ऑफर हुआ था, तब उसकी कहानी आमिर खान सर की बुक पे थी। मैंने वो बुक पढ़ी नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ उसका सिनॉप्सिस पढ़ा, और मैं एकता मैम के पास गया, मैंने बोला मैम मेरे पास एक आइडिया है, इसको हम क्यों कॉन्टेम्प्रेरी ना करें, आज के टाइम का क्यों ना करें। मैंने उनको आइडिया फेंका। पहले तो एकता मैम भड़क गई, क्योंकि एकता मैम और मेरा ऐसा रिलेशन है कि हमारा दोस्ती और दुश्मनी दोनों है, समझे। अच्छा। मतलब वो किसी दिन मेरे को फटकार देगी, किसी दिन वो बोलेगी अरे यार घर का परिवार हो। तो उस वक्त वो भड़क गई कि ये कैसा सीन हुआ कि पहले सीन में ही हीरो आके किसी को गोली मारता है और बोलता है मैंने नहीं मारा, और फिर बाद में गोली जो है उसमें से चली नहीं होती और बॉडी में कोई और गोली होती है। ये तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो शी गॉट वेरी एंग्री, बोली निकल जाओ ऑफिस से। तो मैं बोला मैम एक बात है, सुन लीजिए फिर से, शायद आपको समझा नहीं होगा, और एकता कपूर को कोई ऐसा बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो शायद मानती भी है कि हाँ कोई राइटर या कोई टेक्नीशियन अगर उससे वापस पूछ रहा है, मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ है, ठीक है ना, उसके पास भी कोई टैलेंट है। एकता मैम का वो बहुत दृष्टिकोण, वो एक बंदी है मुझे लगता है जो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। जितना मैंने पूरे इंडस्ट्री में नहीं सीखा, मैंने वो एक औरत से सीखा है, वो एकता कपूर है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। मेरी स्कूलिंग वहाँ से बहुत अच्छी हो गई। तो शी हर्ड मी अगेन
एंड उससे बोला हाँ बहुत अच्छा शो है, ठीक है, अब तुम्हारा आइडिया सही लग रहा है। इसके बाद हमने उसको लिखना शुरू किया। 6 महीना हमको लिखने में लगा उसको, 6 महीने लिखने में लगा। प्रॉपर शूट पे जाने वाला था शो कि कोविड आ गया, ठीक है। अब कोविड आया तो सब बंद हो गया, ठीक है। अब तक बात सब ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ, कोविड में कोई और शो बन नहीं रहा था, तो चैनल वालों ने और एकता मैम ने ये बोला कि एक काम करते हैं, फिर से हम लोग सुनते हैं। अब सुनने लगे तो वापस चेंजेस होने लगे। अब वापस चेंजेस हुए, फिर लिखना लगे। उस वक्त मैं 2 और शो कर रहा था, ठीक है। हॉटस्टार पे एक शो आ रहा है लुटेरे करके, ठीक है, वो लिख रहा था। उसके साथ हलाल का कुछ ना कुछ, नहीं हलाल हो चुकी थी एक्चुअली, उस कोई मैं फिल्म लिख रहा था उस वक्त। तो ये 3-4 चीज़ें कर रहा था। ये मेरे को हर बार ना मीटिंग करनी पड़ती थी रोज़ रात में, और मैं महाबलेश्वर में फंस गया था लॉकडाउन के टाइम पे। वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता था, तो मैं लैपटॉप लेके जाके ऊपर टेरेस पे बैठता था, जहाँ पे एक खटिया थी। खटिया पे बैठ के आई वुड यूज टू नरेट 4-5 घंटा हर रोज़, एंड ये चला कम से कम 3 महीना। हर रोज़ मेरी मीटिंग हो रही है चैनल्स के साथ, और क्योंकि बैठने के लिए बराबर नहीं हो पा रहा है एंड ऑल ऑफ दिस, मेरे बैक में पेन हो गया जो आज तक नहीं गया है। तो वो पेन जो है वो कभी शायद लाइफ में जाएगा भी नहीं। तो बिच्छू का खेल ने मुझे, बिच्छू खेल कभी भूल नहीं पाएंगे आप, भूल नहीं पाऊंगा कि मुझे वो ऐसा दर्द दिया है जो ना कभी भरेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि जब शो रिलीज होने वाला था तब लोगों ने देखा एंड लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। जो चैनल किसी ने देखा होगा उसने बोला मुझे पसंद नहीं है। एकता मैम ने सुना, बोला जिब्रान को बुलाओ, उन्होंने बोला कि यार देख तेरा शो तो किसी को पसंद नहीं है। ऐसे मैम रिलीज़ कब है, बोले 15 तारीख को है ना, 16 तारीख को बात करेंगे। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि शो चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि नहीं फेल हो सकता है शो। 16 तारीख को जैसे ही शो रिलीज हुआ उनको पता चला, सब लोग बहुत पसंद आया है। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला सही, तो सही बोला था, ठीक है। मेरे चैनल वाले हेड है, मतलब एकता को डायरेक्ट फ़ोन करके बोलती हैं आपको? हाँ, मतलब डायरेक्ट, मतलब मैं मिलने गया था उनसे, वो बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद हमने फिर एक और शो किया धनबाद करके, होपफुली अभी ये साल आ जाएगा वो। बहुत बिच्छू का खेल जो है वो एक शो है जो मैं कभी भूल नहीं सकता इस रीजंस की वजह से, आज तक वो दर्द नहीं गया है। जो नए राइटर्स होते हैं जी, उनके लिए आपका कोई राय मशवरा सजेशन हो, और आप अगर ये बताना चाहते हो कि जो नए राइटर्स होते हैं इनिशियल डेज में उनको कितने पैसे मिल जाते हैं ताकि मोटिवेट हो जितने नए राइटर्स? देखिए, एक टाइम अलग था जब मैं 2012 में लिखना, 2010 में लिखना शुरू किया, तभी तो कुछ पैसे नहीं मिलते थे। मतलब 12 साल? हाँ, अभी मुझे 13 साल हो गए राइटिंग कर करके। पहले 2-3 साल तो कोई पैसे नहीं मिलते थे मेरे, वो टाइम अलग था, अभी तो टाइम अलग है। एंड देन फिर ईशान भाई से जब मुलाकात हुई उसके बाद जो है थोड़े थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता था उसमें समझो 10% 20% जो भी है वो मिलना शुरू हुआ। टीवी किया मैंने बीच में 2014-15 से टीवी किया, 1-2-4 साल टीवी किया। एंड टीवी जो है लोग बहुत बास्टर्डाइज करते हैं टीवी को। टीवी में जमाई 2.0 किया था आपने, 2.0 जो है क्योंकि उसमें Z5, हाँ, उसमें जमाई राजा चल रहा था जो बहुत फेम में था। करेक्ट। तो टीवी जमाई राजा तो Z5 के लिए किया मैंने। टीवी में मैंने एक शो किया था कोर्ट रेड, ठीक है, वो मेरा शुरुआती फर्स्ट शो था। उसके बाद में मैंने कम से कम 8 से 10 शोज किए हूँ। आपने सावधान इंडिया भी किया उसमें? सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, वो सारे राइटर्स हम करते हैं। पंचबीट भी शायद टीवी का ही शो था? नहीं, पंचबीट ऑल्ट पे आया था। अच्छा, ऑल्ट वाला जी, ऑल्ट पे आया था। पंचबीट मेरा सेकंड OTT शो था। फर्स्ट शो था क्लास ऑफ 2017 जिसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला था IWM का, तो उसका मैंने स्क्रीन प्ले किया था। टीवी में मैंने कुछ 8 से 10 शोज किए हैं। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ऐसा शोज है ना भाई कि हर कोई राइटर लिखता है, कोई बोलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कोई ने वहां से पैसा कमाया, बट कोई एक दूसरे को बोलता नहीं कि मैंने किया है। मेरे साथ में और भी राइटर्स जो अभी धर्मा की फिल्में लिख रहे हैं, तो बट उन्होंने भी सावधान इंडिया किया है, बट वो किसी को बताते नहीं। तो जब टीवी किया तब रियलाइज हुआ कि पैसा यहाँ से आप कमा सकते हो, ये कमाने का एक जरिया है। लोग बास्टर्डाइज करते हैं कि यार टीवी के राइटर्स तो बेकार होते हैं। नहीं, टीवी को मैं कभी बुरा नहीं कह सकता, बिकॉज उसने मुझे 2 चीज़ सिखाई। एक, यहाँ से पैसा कमा सकता है, ठीक है, क्योंकि फिल्मों से पैसा नहीं मिलता था, यहाँ से पैसा मिल सकता है। दूसरा, आप कैसे फास्ट लिख सकते हो, क्योंकि भाई 200 का क्रू आपके लिए वेट कर रहा है, आपकी स्क्रिप्ट नहीं पहुंचेगी हर दिन, तो वो क्रू बैठा बैठा जो है उसको उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई एक सैलरी पे नहीं आता, वो हर दिन के दिहाड़ी पे भी आता है। हाँ, पर डे पे भी आता है, तो उसका वो काम रुक जाएगा, तो आपकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो भूखी भी रह सकती है।
सो वो एक प्रेशर जो है उसने आपको मैच्योर कर दिया, मुझे मैच्योर कर दिया एज अ राइटर। वो 4 साल मैंने जो ये राइटिंग की, टीवी पे मैंने एक शो किया था देव, आशीष चौधरी का, ये सारे शोज में मेरे को एक चीज़ रियल है, एक मैच्योरिटी मेरी राइटिंग में आ गई। तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट उस वक्त मुझे टीवी का जब नया नया था तभी मुझे 35,000 से 25,000 पर एपिसोड मिलता था, ठीक है। अभी तो बात अलग है, अभी माशाल्लाह थोड़ा उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। बट अभी के लिए जो नए राइटर्स है, अगर आप टीवी करते हो, फॉर एग्जांपल सावधान इंडिया या मतलब कोई एपिसोडिक, तो टीवी में भी 2 तरीके के राइटिंग्स होती है। एक होती है एपिसोडिक, जो हर एपिसोड में कहानी बदलती है, एंड बेसिकली सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो वीकेंड्स पे आ सकता है, सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी, बट अलग अलग कहानी। उसका आपको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 25 से 35,000 तक मिलता है आज भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 75,000, उससे ज़्यादा लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोड्यूसर, विच बजट यू आर वर्किंग विथ, ठीक है। दूसरी तरीके की राइट होती है डेली सोप्स की, यानी कि मंडे से फ्राइडे जो 5 दिन हर हफ्ते 20 दिन पर महीना आते हैं। उसमें थोड़ा कम पैसा मिलता है बट स्टडी पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेली सोप है, डेली सोप मैंने कभी कुछ किया नहीं हूँ, तो मेरे को उतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया वो मामला, क्योंकि मैं कभी वो राइटिंग नहीं कर पाया हूँ। बट उसके पैसे का मैं आपको बता दूँ, पर एपिसोड उसमें 15 से 20,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। 5 एपिसोड पर महीना, पर हफ्ता, तो लाख रुपए वो हो गया, एंड 4 हफ्ते तो 4 लाख रुपए आपके 4-5 लाख रुपए जेब में, 4-5 लाख रुपए आपके महीने के बन जाते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे फिक्स अ सैलरी फॉर यू समटाइम्स, 3 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए रख लो, लमसम ले लो, हर महीना लमसम ले लो, ताकि आप भी श्योर रहें कि मेरे को इतना लमसम आने वाला है, 3 लाख रुपए आने वाले हैं। हाँ, और प्रोड्यूसर्स के भी थोड़े पैसे बच जाते हैं। यस, बट इसमें क्या है, डेली सोप में एक नेक्सस है, ठीक है, एक माफिया है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं ना, फिल्मी माफिया, वैसे डेली सोप राइटर्स की एक माफिया है, ठीक है ना। वो आपको इतनी जल्दी एंटर नहीं करने देते, ठीक है। आपको उनका इंटर्न बनना पड़ता है, आपको उनका एसोसिएट बनना पड़ता है, तब जाके आपको इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट मिलता है। जो आप ये 3-4 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं, ये तब मिलता है। तो अगर आप कोई माफिया वाले जो टीवी के जो डेली सोप वाले राइटर हैं उनसे जुड़ोगे, वो आपको एक अलग सैलरी देंगे। वो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो आपको सैलरी देंगे 50,000 रुपए, 25,000। और घोस्ट राइटिंग हो जाएगा वो, घोस्ट राइटिंग क्या है, मतलब अगर आपको क्रेडिट दिया तो ठीक है, क्रेडिट नहीं दिया तो पैसे ले लो। ज्यादातर मैंने देखा हूँ कि क्रेडिट नहीं देते। आपने किया ऐसा कुछ काम? मैंने बहुत किया भाई घोस्ट राइटिंग, मतलब खाली पैसे छापे आपने? सिर्फ पैसे छापे क्या है भाई, जरूरी तो था ही सरवाइव करना। प्लस मैंने कभी कोई काम को ना नहीं बोला, तो कोई राइटर मिल गया, उसने बोला भाई ये एपिसोड लिख दोगे, मैं लिख दिया भाई। मेरे को कितना पैसा मिलेगा, उसको लाख रुपए मिल रहा था, मुझे 20,000 रुपये दे दिया, मैं खुश हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसको उसके लिए बुरा बोलूँ या कुछ, बट मैं ये खुद दूसरे के लिए नहीं चाहता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने जूनियर राइटर्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8 से कुछ 12 राइटर्स हैं जो मेरे साथ में, मेरे संग काम करते हैं कोई शो में। मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ, पैसे क्लियर रखूँगा, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट नहीं मिला है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा शो आने वाला है, क्रेडिट्स आए, मेरा नाम तीसरा चौथा है और लिखा मैंने है। ये पहले 3 जो है या तो प्रोड्यूसर का दोस्त है या चैनल वालों का दोस्त है या किसी और का दोस्त है, एंड आप कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड हो जाते हो थोड़ा। मतलब मैं तो बहुत बार डिसहार्टेंड हुआ, और अब तो ऐसा लगता है कि अब तो छोड़ दो, जैसा होगा लाइफ में, जब सक्सेस मिलेगा तब होगा। बट मैं बहुत श्योर रहता हूँ कि अब जो जूनियर राइटर्स मुझसे जुड़ेंगे, जो मेरे साथ में काम करेंगे, उनको क्रेडिट और पैसा दोनों मिलेगा, ये मैं श्योर रखता हूँ। तो मैं प्रोड्यूसर से लड़ लूँगा, मैं चैनल से लड़ लूँगा। इसमें मेरा बहुत नाम भी खराब हुआ है। एक बार एक राइटर जो है वो, उनको कोविड हो गया था, उसके पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे थे, तो मैंने राइटिंग बंद कर दी कि उसको पैसा मिले, ठीक है। तो नाम मेरा खराब हुआ ऑब्वियसली कि ये काम रोक देता है किसी और के लिए, सो बड़ा लीडर बनता है। बट ये है कि मेरा एथिक्स मेरे को अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं ऐसी चीज़ से उससे गुजर चुका हूँ कि पैसे भी नहीं मिले, ना क्रेडिट मिला है, ठीक है। टाइम वेस्ट हो चुका है आपका। 13 साल आपको लगभग राइटिंग करते हो गए? जी 13 साल हो गए, 2010 से, और 2023 हो गया, तो 13 साल लगभग हो गए। अब जो डायरेक्टर बनने की आपकी तमन्ना, क्योंकि डायरेक्टर बनने ही आप आए थे, राइटर तो बाद में आपकी लाइफ में एंटर कर गए, तो वो कब हो रहा है, कब आप डायरेक्टर बन रहे हैं? और जल्दी इंशाल्लाह, आई फील
देखिए बीच में मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर आया भी था, बट मैं उस वक्त मेरी शादी में बिजी था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में तो कुछ कर नहीं तो पाया। उसमें ऐसा नहीं लगा डायरेक्टर बन जाता हूँ फिर शादी करूंगा? आपको पहले लगा शादी कर लेता हूँ, डायरेक्टर तो नहीं जाऊंगा? मेरे को एक चीज़ कोविड ने सिखा दिया जो आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में कि ऑलवेज गिव योर फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट। काम हो जाएगा इंशाल्लाह, पैसा कमा लोगे आप, सक्सेस भी आपको जब मिलनी होगी मिल जाएगी। ऊपर वाले ने अपना जो लिखा है ना वो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट आपकी फैमिली को साथ में लेके चलो। परिवार साथ में नहीं रहेगा, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे सक्सेस? बड़ा से बड़ा सक्सेसफुल आदमी आज अकेला घर पे बैठा हुआ है, शराब पी सकता है, वो बड़ा बड़ा लाइफ में खाना खा सकता है, बट किसी के साथ अपनी खुशी शेयर नहीं कर सकता। तो परिवार के साथ में अगर आपको ऑप्शन मिले कि ये है, परिवार को पहले चुनो। तो इसलिए मैंने पहले चुना कि भाई शादी कर लो, अच्छा कर लो। ये सही था, पहले चुना शादी कर लो, शादी कर लो। देख शाहरुख खान स्टार क्यों बना भाई? वो सेटल्ड है, उसके पास बॉडी है, बच्चे है, उसको फिर उसके बाद विजन क्लियर है, विजन क्लियर है ना। आप भटक देखो ये इंडस्ट्री में ना, सबसे पहले मैं हर एक को जो भी आता है पहली बार मुंबई में, मैं यही चीज बोलता हूँ कि कोई भी आपको फ्री में ना यहाँ पे सिगरेट पिलाएगा, शराब पिलाएगा, ड्रग्स खिलाएगा, कोई खाना नहीं खिलाएगा। ठीक है, खाना आपको खुद कमाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो ध्यान भटक की चीज है ना, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत फ्री में मिलती है सिगरेट। कोई हरा चलते हुए आप ले लो, लड़कियां ठीक है ना, लड़के जिनको जो भी पसंद हो सब मिल जाता है यहाँ पर आराम से। लड़के बट अगर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, अब मेरे पास परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चा है। अच्छा बच्चा हो गया? बच्चा है 2023 हो गया होगा? हो गया यार, अब नहीं हुआ तो फिर क्या है, अब तो गड़बड़ है। तो मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, 1 साल की हो गई है। सो अब मेरा फोकस क्या है, परिवार हो चुका है मेरा, अब मेरा फोकस एक ही है, काम। अब मेरा काम ही फोकस है। अब मेरा कोई सिगरेट शराब लड़की लड़का कोई मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ काम है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो लोग जो कतराते नहीं, मैं शादी नहीं करना चाह रहा, मैं भाई सलमान भाई जैसा रहूंगा। भाई सलमान भाई ने सब देख चुका है, ठीक है ना। अब उसको फोकस सिर्फ उसको सक्सेस पे है, उसको सिर्फ दूसरों का घर, अपने घर वालों का घर बनाना है उसको। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द फंडा इज कि भाई इंशाल्लाह जल्द ही मेरी कुछ बातें चल रही है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने टाइम का वेट कर रहा था कि मैं कब तक मैच्योर हो जाऊंगा एज अ पर्सन टू हैंडल सम स्टोरीज। एक टाइम था 2017 में, मैं सिर्फ कॉलेज की कहानियां लिख रहा था। अब जो है हलाहल जैसी फिल्म लिख ली। कॉलेज से कहानी मतलब रोमांटिक, राइट? रोमांटिक, बच्चों की ये वो, क्योंकि हमारा भी दिमाग थोड़ा सा यंग, वो इमेच्योर टाइप। हाँ, वो टाइम के हिसाब से डेवलप होती है चीजें। हलाल लिखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैच्योर कहानी को हैंडल करा जा सकता है। ठीक है ना, कैरेक्टर्स को, और एक मेरे को सीखने को बहुत मिला, खास करके यंग राइटर्स से। जो यंग राइटर्स आते हैं, नए राइटर्स आते हैं, उनसे डिस्कशन होता है कि कहानियों पे, कैरेक्टर्स पे। आज इट्स अबाउट चिकन एंड एग, कि पहले क्या आएगा, कहानी आएगी, कैरेक्टर आएगा, अंडा आएगा कि मुर्गी आएगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीखने में बहुत टाइम गया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई कैन हैंडल दोस पीपल। एक्टर्स को हैंडल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा जो फसूरी होती है वो बेसिकली एक्टर को हैंडल है। बट एक्टर्स को हैंडल करने का मैंने बचपन से देखा हुआ है। हमारे घर पे सुनील शेट्टी भी आए थे, संजय दत्त भी आए थे, सुनील दत्त भी आए थे। इन सबको मैं जानता हूँ कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने RVCJ के साथ भी काम किया है, तो इन एक्टर्स को बहुत हैंडल किया है। तो आप वो सीख जाओगे तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि बड़ा एक्टर हैंडल करने आ गए तो आप डायरेक्टर बन सकते हो। नाउ आई फील आई कैन डू इट। सो यस, बात चल रही है इधर उधर से, एंड कोशिश करेंगे कि 1 आध साल 1.5 साल में आपको। मेरठिया के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, पूछिए, क्या पूछना है आपको? नहीं, उसकी जर्नी बताइए, क्योंकि वो फिल्म इतना अच्छा है कि मेरे को वो सीन बहुत बढ़िया लगता है, जब वो बैठे रहते हैं और उसमें एक बंदा जाता है शराब के उससे बोतल से सर फोड़ देता है, कमाल फोड़ता है। तो वो जो वो सीन है ना, वो मतलब वही एक सीन है जहाँ मैं बिल्कुल रुक गया था, और उसको रिवर्स करके 1-2 बार मैंने देखा है। साला तुम लोग ने फिर थिएटर में क्यों नहीं देखा? थिएटर में अरे 1 करोड़ पिक्चर कमा नहीं पाई, उसमें भी देखता है 1 करोड़ व्यूज है यूट्यूब पे, और साला थिएटर में क्यों नहीं गया? एक्चुअली क्या है, जीशान भाई का उस समय इंटरव्यू तो बहुत देख रहे थे, तो उस समय एकदम से पता चला कि वो इन्होंने कोई मेरठिया बनाई है। तो उस समय वो चल रहा था कि जीशान भाई वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसमें जीशान भाई कह रहे थे कि अनुराग भाई से मेरठिया से पहले ही अलगाव हो गया था, और मैंने जब बनाया तो मैंने फोन किया अनुराग भाई को, तो उस समय कह रहे लखनऊ हूँ, तो फिर वो आए देखे, तो एक अंदर से होता है ना कि क्या बना दिया जीशान भाई ने, क्योंकि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऐसा कोई अलगाव नहीं हुआ था, पब्लिसिटी है, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। जीशान भाई और अनुराग सर अभी भी काफी अच्छे दोस्त हैं, हमेशा अच्छे दोस्त हैं। वो देख रहे थे,
तो मैंने कहा कि ऐसा क्या बना दिया, तो फिर वो पोस्टर इतना खतरनाक है वो कोर्ट के बारे समूत रहे और वहाँ लिखा भी है कि मना है पोस्टर पे। सो बेसिकली मिलिट्री गैंगस्टर्स की कहानी, इसका पहले नाम अलग था, इसका नाम था भूमाफिया। अच्छा। ठीक है, हम लोग रिसर्च करने के लिए दिल्ली गए थे, मैं और जीशान भाई, हम लोग मेरठ में और दिल्ली में कम से कम 3 से 6 महीना रहे थे। सो एक रियल कहानी के आधारित के ऊपर थोड़ी सी ली हुई कहानी थी। इनके ही दोस्त थे, ठीक है ना, जो क्रिमिनल है, जीशान भाई भी आधे क्रिमिनल है। मैं अभी तुमको क्या आप ऑन कैमरा बोल रहे हो? हाँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, वो मुझे फोन करके थ्रेटन ही करेंगे ना। ईशान भाई बहुत क्रिमिनल को जानते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल आदमी है वो? क्रिमिनल माइंड से है। अच्छा, क्रिमिनल माइंड है, इसीलिए क्रिमिनल वाली कहानी लिख देते हैं बड़ा। तो हम सब जो है क्रिमिनल माइंड के हैं। सो इन्हीं के कुछ पहचान वाले दोस्त लोग थे जिन्होंने कांड किया हुआ था। आराम से पूरा ना क्रिमिनल माइंड क्रिमिनल माइंड यही बंद कर देंगे। तो उन्होंने, मतलब हमने थोड़ा रिसर्च किया, मेरठ कॉलेज से वो पढ़े हुए भी थे, तो मेरठ कॉलेज की कहानी थी। सो हम वहाँ पे रुके, हमको पता चला कि ऐसे 6 जन थे जिन्होंने किडनैपिंग की थी, ये हुआ था वो हुआ था। सो हमने कहानी लिखी। पहले इसको डायरेक्ट करने वाले थे एक दूसरे डायरेक्टर, जिन्होंने फिर बाद में बधाई हो करके एक फिल्म बनाई है। तो बट हो नहीं पाया, मतलब वो कुछ एक, बिकॉज ही वांटेड टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म एंड इवेंचुअली ही गॉट बधाई हो, एंड बधाई हो से पहले उन्होंने अर्जुन कपूर की एक फिल्म कर ली थी। सो उनको बहुत स्क्रिप्ट पसंद थी, बट हो नहीं पाया। इवेंचुअली जीशान भाई सेट कि मैं ही डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड आई सेड बेस्ट चीज़ टू डायरेक्ट इज जीशान भाई करना चाहिए। सो हमने रिसर्च किया, स्क्रिप्ट बनाया। पहले अनुराग सर को पूछने वाले थे, बट देन अनुराग सर वॉज बिजी उस टाइम पे, आई थिंक कोई दूसरी फिल्म में। तो फिर खुद ही से उन्होंने शूट किया, प्रोड्यूसर शोएब भाई थे, एंड वहाँ पे फिल्में शूट हो गई मेरठ में। एंड उस वक्त जयदीप आलावत, जतिन सरना, ये सारे एक्टर्स जो थे, ये कोई मतलब नॉन एक्टर, नुसरत भरूचा, कोई नॉन नहीं थे। सिर्फ इतना पता था कि बहुत अच्छे एक्टर्स, ठीक है, और हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल बना था। 46 डेज में फिल्म शूट हुई थी, और द मोस्ट टफेस्ट शूट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ठीक है, बिकॉज पहले दिन प्रोडक्शन वाले भाग गए, ठीक है, क्योंकि हम मेरठ में शूट कर रहे थे, बना गाँव में, 50 डिग्री में, गन्ने के खेतों में। तो प्रोडक्शन मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो 40 के आसपास होगा इस समय। 40 है, वो 50 था। और गन्ने के खेतों में जो पेस्टिसाइड मारा जाता है, तो और टेम्परेचर बढ़ता है। तो 50 डिग्री में 2 ये स्पॉट बॉयज गिर गए गर्मी के मारे। दूसरे दिन प्रोडक्शन वाले भाग गए कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा शूटिंग। तो कैसे तो कैसे दुआओं से, मैं राइटर था, मैं स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र था, मैं ये जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट लोगों का बैकग्राउंड देख रहा था, मैं प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत काम कर, कैसे तो एक आदमी 4 काम करके वो फिल्म कंप्लीट हुई। एंड उसका एक बहुत अच्छा एक और किस्सा भी था कि हम जिस दिन फर्स्ट डे शूट पे पहुंचे थे, मेरे पास लैपटॉप था जिसमें स्क्रिप्ट थी, एंड मैं लैपटॉप उबर में भूल गया, टैक्सी में भूल गया, और चली गई टैक्सी, ठीक है। नेक्स्ट दिन शूट है, स्क्रिप्ट उसमें है। फिर फाइनली कैसे तो टैक्सी वापस आई, तो वो स्क्रिप्ट मतलब शूट शुरू हुआ। उसके बाद तो पूरी पिक्चर बन गई अच्छे से, बट रिलीज में, और फिर हमने अनुराग सर को दिखाया। अनुराग पहले एक्चुअली वासन बाला को दिखाई, जिन्होंने जो पेडलर्स बनाई, जिन्होंने मोनिका में नहीं, उनको बहुत बढ़िया तरीके तो वासन लव्ड इट, ठीक है। फिर वासन भाई ने फोन किया अनुराग भाई को, वासन को बहुत पसंद आई। वासन जो है ना, वासन बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। मेरे को हमेशा रेस्टोरेंट में मिलता है खाने वक्त हम लोग हमेशा खाने के टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बट उसको मेरे ठेक एक चीज़ इतनी पसंद आई कि उसने अनुराग सर को कॉल किया कि भाई देखो जीशान ने बहुत अच्छी फिल्म बना दी है, देख लो। अनुराग सर आए एडिट पे, उन्होंने फिल्म देखी, और हम सब वहाँ पहुँचे एक्साइटेड। नहीं, हम तो बड़ा एक्साइटेड, यार पहली पिक्चर है, अनुराग सर आए हुए। देखी उन्होंने, रात में 2 बजे आए थे, 3 घंटे की फर्स्ट कट थी, 5 बजे ख़त्म हुई। उनकी आदत है चश्मा, क्या पिक्चर बना यार, मज़ा आ गया। और वो बिस्की ले रखी होगी उन्होंने उससे? नहीं, कुछ शराब वराब का सीन नहीं था, वो बस ही वाज हाई ऑन द फिल्म, एंड हम लोग खुश। हमारे छाती मतलब 36 से 34 मतलब 56 इंच की छाती हो गई हमारी। उन्होंने बोले कि एक काम करो, बट पिक्चर जो है बहुत लंबी है, इसे छोटा करो, 3 घंटे की फिल्म है, इसको 2 घंटे 15-10 मिनट तक करो। हमने बोला सर अभी कैसे करेंगे? बोले मैं करता हूँ एडिट में। तो बिना पैसे लिए उन्होंने, अनुराग सर आए, ही एडिटेड हिमसेल्फ। तो मतलब
एक और एडिटर भी थे हमारे, बट अनुराग सर ने खुद एडिट किया, पिक्चर को प्रेजेंट किया, पिक्चर रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई। बट आज अगर वो फिल्म रिलीज होती तो आज शायद एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होता, बट उस टाइम पे पिक्चर फ्लॉप हुई। आज बहुत कल्ट फॉलो में है क्योंकि आज बहुत लोग आते हैं और कहते हैं मेरठ है गैंगस्टर्स बहुत पसंद। आज चैनल में हम जाते हैं, अच्छा, चैनल वाले भी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अगर हॉल में देख लिया तो पैसा रिकवर हो जाता, खाली यूट्यूब पे देख के exactly. अरे यार मेरी तो इतनी, मैं तुमको मेरा इंसिडेंट बताऊं, मैं बड़ा खुश होके मेरी फैमिली को ले गया कि यार मेरी पहली फिल्म है, चलो देखने के लिए। चंदन सिनेमा करके यहाँ पे थिएटर था बॉम्बे में, 1200 की कैपेसिटी का थिएटर है वो, ठीक है। हम लोग 4 जने गए, 8 जन बैठे हुए थे सिर्फ, ठीक है, थिएटर में 1200 के थिएटर में सिर्फ 8 जने बैठे हुए और 4 घर के 4 ही आए बस। उसमें से 2 और थे, वो एक और एक्टर था, उसकी फैमिली के थे, ठीक है। तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, मेरे मतलब लिटरली ना गुस्से से मेरे आंसू निकल रहे थे कि यार क्यों पब्लिक देखने नहीं आ रही है फिल्म, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म है, ठीक है। और उस वक्त मैंने फिर मतलब पहले होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा, क्यों नहीं। आज ऐसा होता है कि नहीं, जब मिलेगा तब मिलेगा, थोड़े एक ऐसे ठहराव आ चुका है, ठीक है। बट उस वक्त तो बहुत बुरा लग गया था यार। आज ऐसा है कि चलो सबने देखी है फिल्म, आज सब आते, चैनल वाले खुद बुलाते हैं यार। आज मेरे को फॉर एग्जाम्पल सोनी ने बुलाया, वो बोलते हैं यार एक बात बताएं, आपकी वो मेरे गैंगस्टर्स बहुत पसंद आते हैं। मैं लाइक यार तो तब आपने क्यों नहीं देखी? देख ले साला थिएटर में क्यों नहीं देखी? कुछ पैसा आ जाता, कुछ तो पैसा आता है यार। अच्छा, अनुराग भाई का एक इंटरव्यू देख रहा था, अनुराग भाई इसमें कहते हैं कि मेरे साथ दिक्कत यही है कि मेरी नो स्मोकिंग फ्लॉप हो गई जी, और अदर फिल्में जितनी बनाता हूँ फ्लॉप रहती है जी। और सबने फिल्म देखी है, जो भी मेरे से आएगा डिस्कस करेगा कि अरे उसमें वो सीन बहुत अच्छा है, वो सीन बहुत अच्छा है, तो कह रहे हैं मैं यूट्यूब में मेरी फिल्में यूट्यूब के लिए हिट है, यूट्यूब के सेक्शन में मेरी फिल्में हिट है, और यहाँ पे बिजनेस कलेक्शन में फ्लॉप है। मेरे को समझ नहीं आता मैं हिट डायरेक्टर या फ्लॉप डायरेक्टर हूँ। नहीं, बट ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन दैट, बड़ा उनसे सबने सीखा है। आई थिंक आधे से ज्यादा जो अब जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो बने लोग, जिनमें अंदर जो कॉन्फिडेंस आया कि हम फिल्में बना सकते हैं, इवन मैं भी, जो मुझको भी अगर अंदर से लगा कि मैं बना सकता हूँ, 5D पे शूट कर सकते हैं, वो बंदा बोलता है कि आप अगर आपके अंदर गट्स है तो आप मोबाइल उठाओ और बना दो, और आपने अच्छी चीज बनाई होगी ना और यूट्यूब पे डालोगे, अगर अच्छी चीज बनी है तो लोग देखेंगे। अरे भाई आप पैशन ऐसे देखो, वो आदमी का 2005-4 में उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, ब्लैक फ्राइडे ना 5 दोनों बैन हो गई थी। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, उनकी वाइफ उनको पैसे देके जाती थी कि भैया आरती बजाज थी उस समय, आरती बजाज उनकी वाइफ अच्छा एडिटर कर रही थी, उनको पैसे कमा रही थी, उनको पैसे देती थी, खाना मंगा लेना, खा लेना, वो उन्हीं पैसे का डीवीडी लेके आ जाते थे फिल्म देखने के लिए। पैशन देखो, आज भी शूटिंग करते हैं, वहां पे शॉट लग रहा है, एक अपना साइड में लैपटॉप खोला है, फिल्म देख रहे हैं, ऐसा वो गर्मी हो 50 डिग्री, काला कपड़ा ऊपर डाला है, फिल्म देख रहे हैं अंदर। कोई आके एडी बोला सर शॉट लग गया, हाँ चलो यार शूट करते हैं यार, क्या फिल्म बन रही है यार, अरे तुम लोग बताओ क्या शूट कर रहे हैं यार, लग गया, हाँ चलो। सो आप देखो वो बनने का आज भी पैशन ऐसा है सिनेमा को लेकर कि उसको हर सिनेमा देखना है, ठीक है, वो और वो हर फिल्म देखते हैं। उनका सबसे बेस्ट चीज, आज एक चीज जो राइटर्स को या नए डायरेक्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कार्टून फिल्में देखो, पिक्सार की देखो, और जो भी कार्टून फिल्में होती है, जैसे पहले की जो भी फाइंडिंग नीमो हो गई है, वो कहते हैं कि अगर कार्टून से ऐसा इमोशन जो है लोगों तक पहुंचा दिया कि आपने रुला दिया। टॉय स्टोरी 3 करके एक फिल्म है, रो रहे हम सब वो फिल्म देख के कि कार्टून ने हमको इतना इमोशनल कर दिया, तो सोचो उनकी राइटिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर एक बंदा अगर इमोशन दिखा रहा है, आप और मैं इमोशन दिखा रहे हैं, तो सामने वाला समझेगा कि हाँ एक पात्र है, कैरेक्टर है, बट कार्टून से करके दिखाया तो उससे और बड़ी बात हो गई। सो इनसाइड आउट ऐसी करके एक फिल्म है, वो सारी जो है उससे बहुत सीखने मिलता है। लायन किंग है, लायन किंग, बाहुबली, सेम फिल्म, ठीक है, देखा जाए तो सेम कहानी है, ठीक है। वहीं से इमोशन जो है, रॉ इमोशन सीखने मिलते हैं, और यही हम अनुराग सर से भी काफ़ी सीखा। सर, जो आने वाली युवा पीढ़ी है छोटे शहरों से हमारे जैसी, जो चाहते हैं कि आप जैसे जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, चाहे जिसान भाई हैं, आप हैं, अनुराग सर हैं, और भी अदर लोग हैं, आप लोग के संग मिलके काम करें या आए, क्योंकि अभी मैं एक दिन गोरेगांव फिल्म सिटी से गुजर रहा था किसी काम से, तो एक लड़का मिला जो बहुत वेल एजुकेटेड था और पैदल चल रहा है वो, और उस जमाने वाली सोच है उसकी, कुर्ता पहना हुआ है ना, और झोला जैसे टांगा हुआ है, और लिख के, और जब मैं मिला तो उसको कोई सुनने वाला नहीं था, पिछले 8 दिन से मुंबई में है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कोई आएगा डायरेक्टर उसको पकड़ेगा उसका वो देखकर, तो मुझे सडनली रोकता है, कहता है सर
अगर आप किसी को जानते हो तो बताओ, और मैं पिछले 8 दिन से इसे फिल्म सिटी में भटक रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें घुसने कौन दिया, फिल्म सिटी में घुसने भी नहीं देते हैं, और वो अपनी बहुत सारे पन्ने दिखा रहा है मुझे। और मैंने कहा कहाँ से रहे हो, तो कह रहा है कि क्योंकि मैं 8 दिन से आया हूँ और मेरे पास पैसा मेरा चोरी हो गया ट्रेन में। और कह रहा है जिस रूम पे दोस्त का रुका था उसने फ़ोन छीन लिया, क्योंकि उसने कहा था कि या तो तू डिपॉजिट दे या रह रहा है तो मेरे को फ़ोन दे, तो उसने फ़ोन छीन लिया। तो कह रहा है मैं जूनियर का काम करके आ रहा हूँ 400 रुपीज़ में, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर करा क्या आपने, तो कह रहा जूनियर का काम किया और डायरेक्टर को दिखाया कि सर मेरी ये स्क्रिप्ट है, तो डायरेक्टर ने कहा भाई चुतिया बैठ और जूनियर कर ले या तो स्क्रिप्ट दिखा ले, और भगा दिया। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो कैसे जुड़े आप लोग के साथ वो लोग, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है आप इस लेवल पे आके जुड़ पाना। एक प्रॉब्लम क्या है पता है कि हर एक कोई ना अपना बायोपिक बना रहा है। अच्छा। हर एक जो राइटर या हर एक कोई जो स्ट्रगलर है ना यहाँ पे अपना बायोपिक बना रहा है कि भाई मैं स्ट्रगलिंग करूंगा ना, मैं एक दिन सक्सेस पाऊंगा, मेरे पर ये मेरी बायोपिक बनेगी। जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको इतना डिफिकल्टी करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेशन अपने लाइफ में करने की जरूरत नहीं। मैं आज सोचता हूँ कि मैं जो 8 महीना यहाँ से वहाँ भटका हूँ ना दूसरे ऑफिस में, वो मेरा स्टूपिडिटी है। उसकी नहीं देना चाहता हूँ मैं अपने आप को, उसको जरूरत नहीं थी ना, उसकी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा इस चीज को, लाउडली क्या मैं चीख के बोल दूँ, ठीक है, कि वो 8 महीना जो वेस्ट किया ना मैंने अपना टाइम, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे काम आपको सिर्फ 2 चीजों से मिल सकता है। टैलेंट तो ऑब्वियसली है, टैलेंट की तो मैं नाम ही नहीं लूंगा, क्योंकि टैलेंट नहीं होगा तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। आज मैंने जितने राइटर्स मेरे साथ में देखा हूँ, एक एक करके सब फिल्टर होते गए। कोई कनाडा चलेगा, कोई ये कर लिया वो कर लिया, सब अब भी फिल्टर हो गए, छोड़ दिया, क्योंकि टैलेंट सर्वाइव किया है। मेरा टैलेंट था इसलिए मैं अब तक सर्वाइव किया हूँ। बट इसके साथ में आपको 2 चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 इज मार्केटिंग। हाँ, ये हम कैमरे के पीछे भी बात कर रहे थे और इस पे थोड़ा डिटेल में बात कीजिए। मार्केटिंग ऐसी होती है ना भाई कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट भी बेचना है, आज शार्क टैंक इतना बड़ा शो हो चुका है, शार्क टैंक इंडिया, आपने अगर वो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो लोग अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया प्रोडक्ट बनाने में, 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं मार्केटिंग में, ठीक है। आपको एज अ पर्सन, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा उसमें नहीं हूँ। बट मैंने जब RVCJ के साथ वर्क किया, RVCJ रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स करके एक पेज है जिसका यूट्यूब पेज मैंने शुरू किया था। मैंने वहाँ से समझा कि खुद को मार्केट करना, खुद को बेचना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी मैं किसी को जाके ये नहीं बोलता हूँ कि मैं शकील नूरानी का बेटा हूँ, ठीक है। आज मेरे काम से मैं बात करता हूँ कि मैंने हलाल लिखी है, ठीक है। बट ये तुमको पता है, इनको पता है, क्या ये पब्लिक को पता है? नहीं। जब तक उनको पता नहीं चलेगा, आपका वो हवा नहीं बनेगा। जब तक आपका हवा नहीं बनेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। उर्फी जावेद की हम बात कर रहे थे। उर्फी जावेद इज माय पेशेंट, ठीक है। मैं रियल में हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर नहीं बढ़ेगी आपके ऊपर। उर्फी जावेद मेरी पेशेंट है, मतलब मैं उसका डेंटिस्ट भी हूँ। ये जितने बड़े लोग होते हैं, इनको दांतों में कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्सा है कि उर्फी जावेद क्यों पॉपुलर है। हाँ, सब फ्रस्ट्रेटेड है। किसने बनाया उसको पॉपुलर? पापाराजीज ने बनाया? नहीं। पापाराजीज क्या पागल है क्या, रोज उसकी फोटो लेने जाएंगे? उसको पॉपुलर बनाया आपने सबने, क्योंकि सबको मजा आ रहा है देखने में, ठीक है। उर्फी ने आज कौन से कपड़े पहन लिए? तो आप सब ने उसको स्टार बनाया ना। अब पापाराजीज का ड्यूटी हो जाता है कि भाई जो पब्लिक को चाहिए वो दो। मार्केटिंग उसने शुरू की होगी, ठीक है, उसने पैसा लगाया होगा, पापाराजीज ने पैसा लिया होगा, किसी ने फोन किया। हर कोई एयरपोर्ट पहुंच रहा है क्या रोज जाने के लिए? पापाराजीज को कोई फोन ही करता होगा ना, कोई पैसे ही देता होगा पहुंचने के लिए, उन्होंने लगाया। बट वो मार्केट करना जरूरी है ना। आज सबके जहन में उर्फी जावेद आ गई है, आज सबके जहन में जो है सारे स्टार्स पहुंच गए पापाराजीज के थ्रू, बट वो अपनी मार्केटिंग के थ्रू। जब तक आप अपने आप को मार्केट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को बेचोगे, टैलेंट भी कुछ काम नहीं आएगा। 10-10 साल मैं इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स, टैलेंटेड डायरेक्टर्स और राइटर्स को जानता हूँ जो अभी भी घर बैठे हुए, क्योंकि वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, वो अपने आप को बेच नहीं पा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज अगर सबसे बड़ा अगर मार्केटर इस देश में है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितना ब्रांडिंग पे उनसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर मैंने देखा नहीं लाइफ में, ठीक है। जो वो अपना, आप सब जगह देखो उनके पोस्टर्स में, सब जगह चाहे कोई भी अवार्ड जीतता है, कोई भी, मोदी जी अपना फोटो लगाए हुए हैं। मोदी जी भी नहीं लगाए, उनकी मार्केटिंग टीम लगाई है। आपको वैसा मार्केट अपने आप को करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि टीवी और इतना ये आ गया इंस्टाग्राम। सबसे बड़े मार्केटिंग करने वाले राइटर्स थे सलीम जावेद।
1970s में और कोई बड़ी फिल्म उनके बिना नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि सलीम जावेद अपने आप को मार्केट करते थे कि अमिताभ बच्चन स्टारिंग, रिटन बाय सलीम जावेद, डायरेक्टर का नाम नीचे, रिटन बाय सलीम जावेद, रिटन बाय सलीम जावेद ऊपर आता था। उनकी बुक भी है, अगर आप वो बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे अपने आप को मार्केट किया है, वो बहुत ज़रूरी है। सो एक मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अपने आप को बेचो, कैसे बेचोगे वो आपके ऊपर है, कंटेंट क्रिएटर बनो, कुछ भी करो, आप बेचो। सेकंड इस आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, यहाँ पे काम नहीं मिलता है ऑडिशन से। रणवीर सिंह नहीं आए ऑडिशन से, रणवीर सिंह अर्जुन कपूर का कजन है भाई, सुन ले, ठीक है सुन ले नहीं आता ऑडिशन से कोई काम। ऑडिशन से क्या काम आएगा, पीछे खड़े हुए आप हीरो के दोस्त हो या कुछ और हो, ठीक है, या पासिंग में हो, या मतलब जूनियर ही मान सकते हैं, जूनियर है। सेम थिंग राइटिंग में, सेम थिंग डायरेक्शन में, आपको कोई राह चलते हुए, या बोलते हैं ना कि आप टैलेंट, आप स्क्रिप्ट दो, हम बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज भेजते, मैं खुद में डाला हुआ हूँ कि आप अपनी स्क्रिप्ट भेजो, अगर आप टैलेंटेड हो तो स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं होती। ये आप खुद बोल रहे हैं? मैं खुद बोल रहा हूँ, जबकि आपने खुद डाला है ये। शोले अगर मैं लिखा हूँ, अगर कोई बोलेगा कि मुझे बहुत अच्छी, मैं शोले भेजता हूँ, अगर मैं नया राइटर हूँ, नहीं सेलेक्ट करेंगे वो आपको। कौन हो आप? आपने अपने आप को प्रूफ किया है, आपको मैं जानता हूँ, आपको मैं काम क्यों दूँ? जब तक मैं आपको जानता नहीं, जब तक मैं आपके साथ रिलेशन नहीं बनाता, दोस्ती यारी काम का, तब तक मैं आपके साथ नहीं काम करूँगा, तब तक मैं आपकी स्क्रिप्ट नहीं लूँगा। आज मैं धर्मा में 10 स्क्रिप्ट भेजूँ, नहीं जानते हो मुझे, मेरे को क्यों काम देंगे? अगर वहां तक मैं किसी को जानता नहीं हूं तो फिर कैसे काम देंगे? अच्छा, लोगों को एक गलत फहमी है कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं उनको काम टैलेंट और ये, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और अनुराग कश्यप सब एक सर्कल के लोग हैं जो स्ट्रगलिंग टाइम में भी एक साथ थे। नवाज भाई, इरफान भाई, इन सब का अलग स्ट्रगल रहा है, अलग स्ट्रगल रहा है। नवाज में 96-97 में वॉचमैन का काम किए, वॉचमैन का रोल किए, सरफरोश में थे, मुन्ना भाई में थे। आप कब जानते हो नवाज भाई को? जब गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, उसके बाद तलाश आई थी, तलाश आई, उससे पहले कहानी आई थी, रमन राघव भी आई थी शायद, रमन राघव बाद में। बट आप सोचो 14 साल वो बंदा क्या किया? 2 चीज ना, एक अपने आप को मार्केट किया, एक रिलेशंस बनाया। किन से रिलेशन बनाया? अनुराग कश्यप। हाँ, मतलब ये सर्कल के लोग थे। तब अनुराग भाई ने कब काम दिया? वो एटलीस्ट 2-4-10 सालों से तो पहले जानते ही होंगे ना, कम से कम। आप ये देखो, सर्वाइव टैलेंट की वजह से किया है, ठीक है, बट काम मिला है ये 2 चीजों के से, मार्केटिंग और रिलेशनशिप। उसके बिना मैं आपको 10 और नाम गिना दूंगा जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, ठीक है, बट घर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि ना मार्केटिंग हुई है ना रिलेशनशिप हुआ है। हाँ, टैलेंट का जरूरी है। इमरान खान या फरदीन खान क्यों काम नहीं कर पाए बाद में? क्योंकि टैलेंट का थोड़ा कमी हो गया। उनका मार्केटिंग और रिलेशनशिप तो आज भी अच्छा है, अब उनको काम वापस मिल जाएगा, ठीक है, बट वो सर्वाइव इतना नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली टैलेंट का थोड़ा उनका रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। आज नवाज आज भी तो सर्वाइव किया, इरफान भाई तो कितना सर्वाइव किए, 20-25 साल सर्वाइव किए, 30 साल सर्वाइव किए अपनी इंडस्ट्री में टैलेंट की वजह से। बट हाँ, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन और मार्केट। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको काम नहीं दे सकता। मैं जब तक आपके साथ काम नहीं किया हूँ तब तक आपको बड़ा काम नहीं मिलेगा। तो हर कोई लकी नहीं होता। जीशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, ही ऑल्सो फील्स कि टैलेंट था ही, बट लक भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको आते ही बम्बई में अनुराग कश्यप मिल गए, और उस वक्त वो वही स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, क्योंकि एक तमिल फिल्म आई थी जो उन्होंने देखी थी, एक फ्रेंच फिल्म आई थी गमोरा करके जो उन्होंने देखी थी। उनको लगता था कि ऐसी कोई फिल्म बनानी चाहिए हिंदी बेल्ट के लिए, और उसी वक्त उनको जीशान में मिल गया। तो आपका लक बाय चांस भी बहुत जरूरी है, सही टाइम पे सही बंदे से मिल जाना। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। शुक्रिया, बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। और आपने अपना समय दिया। बिल्कुल ये आपके क्लिनिक में बैठे। हाँ, और अगर इंटरव्यू के बाद में दांत वात का अगर किसी को दिखाना, आपको दिखाना, यहीं पे बैठ जाइए। अब ये मार्केटिंग कर रहे हैं आप। और क्या, ये मैं अपने एक्टर्स के साथ करता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, सबसे दोस्ती हो गई, फिर मैं अरे यार तुम्हारे दांत थोड़े पीले लग रहे हैं, आ जाओ यार, क्लीनिंग कराओ। बहुत सारे एक्टर्स मेरे खुद के पेशेंट्स भी है, सो ये एक तरीका है दूसरे तरफ भी लेके आने का। और क्लिनिक का नाम और एड्रेस बता ही दीजिए जब इतनी सारी बातें हो रही हैं। इनका नाम जेम्स डेंटल एंड मेडिकल केयर है, जिब्रान नूरानी के नाम से ढूंढोगे मुंबई में तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। IMDb पेज भी है, IMDb पेज भी है, और गूगल आप फील करेंगे कि राइटर खुद कर रहा है। हाँ, और इसमें मेरा एक फायदा भी होता है ना, पेशेंट तो कुछ बोल नहीं पाता, अब उसका टाइम पास करने के लिए मैं कहानी सुना देता हूँ और उसको अच्छी बोलनी ही पड़ेगी, वरना इधर उधर चले जाएगा ड्रिल।
नहीं बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत भाई। तो दोस्तों आज हमारे साथ है जिब्रान नूरानी साहब, बिच्छू का खेल, हलाहल, जमाई 2.0, पंच बीट, मरेठिया गैंगस्टर, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, कोड रेड, डर सबको लगता है, फिक्सर, 11th आवर। तो इतनी सारी जो सीरीज हैं या फिर टीवी सीरीज है सर ने लिखा है। फिर मिलता हूँ किसी नए सकता, तब तक ले सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग गाइस, बाय 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 बाय, सी यू टेक केयर।